हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। जैसा कि मैंने आपको कल फर्स्ट क्लास कराई थी हिंदी की सेशन 1 के नाम से, जो जिस किसी ने भी अगर वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उससे आगे की क्लास हम आज स्टार्ट करेंगे। और ये जो हिंदी की क्लास हो रही है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इंक्लूड किए जाएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से ही रिपीटेड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड क्लास है। जिस किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर जाकर देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी वहीं से। एक मिनट फ्रेंड, हम कल बात कर रहे थे वर्णमाला में स्वर की। तो हमने जो बताया था कल, क्या क्या बता दिया था कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार से बांटा गया है। तो हमने दो प्रकार की मेनली बात कर ली थी। नंबर 1 जो हमने बात की थी वो की थी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उनका अलग अलग मैं उनको डिस्क्राइब भी किया था। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा या कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जीभ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब आज हम एक नए वर्गीकरण की ओर चल रहे हैं, जो है रचना के आधार पर वर्गीकरण। जैसा कि स्क्रीन पर मैंने दिखा रखा है, रचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्त, ये हम यहाँ से आज बात करेंगे कि रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सब इन्हें भी 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक है दोस्त मूल स्वर। अब मूल स्वर क्या है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ये सब देखिए दोस्त। मूल स्वर को हम स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। मतलब स्वतंत्र स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बने हैं, किसी को जोड़ने से नहीं बने हैं। ये अपने आप में खुद बने हुए स्वर हैं, जो ये हैं। ये देखिएगा दोस्त, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई उ। ठीक है दोस्त, उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं, वो हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर रेड से। आ, ई, बड़ी मतलब और बड़ा ऊ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर या संधि स्वर। उसके बाद जो 3rd नंबर आता है वो होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या होती है फ्रेंड्स 4। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर हम येलो ले लेते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ये चारों जो होते हैं ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। अब इनका जो निर्माण होता है, हम मूल स्वर को स्वतंत्र स्वर क्यों कह रहे हैं, दीर्घ स्वर को संधि स्वर क्यों कह रहे हैं, और संयुक्त स्वर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार देखिएगा दोस्त, ये देखिएगा, यहाँ पर जो मूल स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र स्वर भी बोलते हैं, जिसमें ए, ई, उ होते हैं। अब जो दीर्घ स्वर हैं वो जो समान जाति के स्वर होते हैं उनके मेल से बनते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 है आ। नंबर 1 क्या है, आ। तो ये कैसे बनता है, ए प्लस ए बराबर आ। ठीक है दोस्त, बराबर आ। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। ये समान जाति के, देखो इसकी जाति और इसकी जाति दोनों की समान जाति है, तो समान जाति के स्वर आपस में मेल करके दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं दोस्त। ऐसे ही अगर हम ई की बात करें, ई को ले लेते हैं, तो ई कैसे बनता है दोस्त, छोटी ई
प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। यहाँ पर भी देखो दोनों की जाति समान है, इसलिए समान जाति के जो स्वर मिलकर बनाते हैं वो बनाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्त। ऐसे ही हम बात करते हैं बड़े ऊ की। बड़े ऊ की बात करते हैं तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये भी एक जाति का है, दोनों समान जाति के हैं, इसलिए सजातीय स्वर भी इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो ये होते हैं हमारे 3। इनकी संख्या भी पूछी जाती है, इसलिए संख्या पर भी ध्यान रखेंगे। मूल स्वर हमारे 3 होते हैं, इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है एक आध बार। ठीक है दोस्त। और दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, वो भी हमारे होते हैं 3 दोस्त। अब बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ये चारों संयुक्त स्वर हैं, ए ऐ ओ औ। अब इनका निर्माण कैसे होता है ये भी मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखें एक बार, रेड से ले लेते हैं। जो ए बनता है वो बनता है ए प्लस ई से दोस्त, ए प्लस ई। जैसा कि बोलने में ही आपको नज़र आएगा, ए और ई को जब हम जोड़ के बोलेंगे तो ऐ ऐ, तो ये बन गया ऐ। ठीक है दोस्त। ऐसे ही अगर हम ऐ की बात करें तो वो कैसे बनता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। वो बनता है ए प्लस ए, मतलब जो ए है उसको हम थोड़ा सा ऊपर तक खींच देते हैं तो हमारा बन जाता है ऐ। ठीक है दोस्त। अब हम इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय स्वर क्यों कहते हैं, संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये दोनों जो स्वर हैं जो स्क्रीन पर हैं ए प्लस ऐ, ये समान जाति के नहीं हैं दोस्त, अलग अलग जाति के दिख रहे होंगे। इसकी जाति अलग, इसकी जाति अलग। ठीक है, इसलिए हम इनको विजातीय स्वर भी कह सकते हैं और संयुक्त स्वर तो कहते ही हैं। ठीक है दोस्त। तो हमें ये याद रखना है। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं हम ओ की। तो ओ कैसे बनता है, ओ बनता है दोस्त ए प्लस ऊ से। अब हम इसको बोल के देख लें तो ओ की ही आवाज़ आएगी। देखें एक बार, औ औ औ औ। ठीक है दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ऐसे ही औ की बात करते हैं तो उसे हम थोड़ा सा और खींच देते हैं, तो ए के साथ जब हम ओ को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है औ दोस्त, हमारा बन जाता है औ। ठीक है, इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। इनकी संख्या होती है दोस्त 4। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी संख्या होती है 4। एक मिनट, इतना समझ में आया दोस्त। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, और किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वो मुझसे कमेंट के माध्यम से बोल सकता है। मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। कोई क्वेरीज़ हो कुछ भी, अगर मैं सोच रहा हूँ कि बीटीसी की क्लास भी स्टार्ट करूँगा, अगर बीटीसी में किसी को किसी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करानी है तो वह भी मुझसे बोल सकता है दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये हुई हमारी रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 3 प्रकार से हुआ, मैंने बता दिया। सबसे पहला मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या भी पूछी जा सकती है, कितने होते हैं, 3 होते हैं दोस्त। दीर्घ स्वर भी 3 होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं 4। कभी कभी कुल दीर्घ स्वर पूछ लेता है, तो कुल दीर्घ स्वर में अगर पूछा जाएगा तो हमें ये जो दीर्घ स्वर 3 दिखाई दे रहे हैं इधर, ये वाले और जो ये वाले हैं, तो इनको हम ऐड करके बताएंगे 7। ठीक है दोस्त, 7। ये इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है दोस्त। तो ये होते हैं 7। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्त। यह है जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो मैं कल बता चुका हूँ। इन्हें यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए हो, कल की मेरी वीडियो है, उसे दोबारा देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा दोस्त। अगला नंबर है, ये मैंने 3 टाइप से बता दिए हैं। अगला नंबर 4 है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मतलब जो हम स्वर बोलते हैं उसमें हमारे जो होठ होते हैं
ओष्ठ जिसे बोलते हैं संस्कृत में, उनकी जो स्थिति होती है, उनका जो आकार बनता है, उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है मित्र। तो उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 है दोस्त व्रतमुखी और नंबर 2 है अव्रतमुखी। नंबर 1 है व्रतमुखी और नंबर 2 है अव्रतमुखी दोस्त। अब बात कर लेते हैं व्रतमुखी में कौन कौन से होते हैं और अव्रतमुखी में कौन कौन से होते हैं दोस्त। सॉरी, व्रतमुखी का मतलब होता है व्रत मतलब गोल होता है ना, तो जिस स्वर को उच्चारित करने में हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, वो होते हैं हमारे व्रतमुखी। जैसे यहाँ पर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लें। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इन्हें बोल के भी देखेंगे तब भी हम समझ सकते हैं। ऊ, देखो मेरे होठ गोल हो रहे हैं। ऊ, औ, औ। जहाँ पर हमारे होठों की स्थिति, ओष्ठ की स्थिति गोलाकार बन जाती है, उन स्वरों को उच्चारण करने में गोल हमारे होठ हो जा रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे व्रतमुखी। अव्रतमुखी की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे ओष्ठ की स्थिति गोल नहीं होती है, वो होते हैं हमारे अव्रतमुखी स्वर। ठीक है दोस्त, जो कौन कौन से हैं वो ये हैं। ए हमने बोला हमारे होठ गोल नहीं हुए। आ बोला, ई, बड़ी ए, आए। ठीक है फ्रेंड्स, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था ये। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्त, तो प्लीज़ याद रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद कर सकते हैं, बोल कर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक मिनट। ये देखिएगा दोस्त, कई प्रकार से वर्गीकरण, ये 4 प्रकार से वर्गीकरण मैंने समझा दिया है। नंबर 5 पे आता है मुख द्वार खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार मतलब जो हमारा मुंह है वो कौन से वर्ण, कौन से स्वर को बोलने में कितना खुल रहा है, आधा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, बिल्कुल नहीं खुल रहा, पूरा बंद हो रहा है। इस प्रकार से भी वर्गीकरण स्वरों का हमें दिया गया है, बुक्स में भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें जो मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उस आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्त। नंबर 1 है विव्रत, नंबर 1 है विव्रत, नंबर 2 है अर्धविव्रत, नंबर 3 है अर्धसंवृत, नंबर 4 है संवृत दोस्त। विव्रत क्या होता है? जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, वो होता है विव्रत दोस्त। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निम्न वर्ण में से कौन सा विव्रत वर्ण है, ऑप्शन दे देगा यहाँ से, और उसमें एक ऑप्शन आ को दे देगा। तो हमें कौन सा मिला यहाँ पर? आ, क्योंकि आ को बोलने में देखो आ पूरा मुंह हमारा खुल जा रहा है, तो ये है हमारा विव्रत वर्ण, विव्रत स्वर। तो दोस्त उसमें ऑप्शन में हमें क्या टिक कर देना है? आ कर देना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अर्धविव्रत, अर्धविव्रत का मतलब, जब विव्रत का मतलब खुला है तो विव्रत का मतलब होगा आधा खुला हुआ दोस्त। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुलता है तो वो हमारा होता है अर्धविव्रत दोस्त। ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, औ, ए, ऐ, औ, ये याद रखने हैं दोस्त। फिर उसके बाद आता है अर्धसंवृत, अर्ध मतलब आधा, संवृत माने बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा बंद रहता है वो होते हैं हमारे अर्धसंवृत स्वर। वो कौन कौन से होते हैं दोस्त? वो होते हैं ए, ओ, ए, ओ दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं हम संवृत। संवृत में क्या है? इसमें पूरा मुंह बंद रहता है। जैसे कौन कौन से आते हैं इसमें? ई, ऊ। इसका मतलब ये है कि हम इन स्वरों का उच्चारण
लगभग इनके उच्चारण में हमारा पूरा मुंह बंद रहता है, बोलकर भी देख सकते हैं। ई उ ई उ पूरा बंद। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसकी सीरीज में भी मैं इसके जो स्वरों का वर्गीकरण हो जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगभग 15 या 20 के आसपास क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। वहाँ से पता चल जाएगा क्वेश्चंस बनते कैसे हैं दोस्त। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। यहाँ आते सॉरी। अब जो लास्ट हमारा वर्गीकरण बचता है स्वरों का, उस पर आ जाते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब कौन सा जो स्वर होता है वो उसका उच्चारण करने में हमारा कौन सा भाग, जो हमारे भाग होते हैं उच्चारण स्थान होते हैं, उनका कौन सा भाग यूज़ में आता है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो मतलब उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, एक चीज़ तो ये समझने वाली बात है। सबसे पहले समझा देता हूँ क्या है वो। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने एक मुँह टाइप से बना रखा है इस प्रकार से। ये सबसे आगे जो होते हैं हमारे ओष्ठ होते हैं, यानी होठ होते हैं, उसके पीछे हमारे दांत होते हैं, उसके पीछे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा तालु, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा कंठ। ठीक है दोस्त, कंठ को मैं कह रहा हूँ के से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, तालु को टी से, मूर्धन्य को एम से, दंत को डी से, ओष्ठ को ओ से दोस्त। ठीक है, तालु के मैं यहाँ पे मूर्धन्य बताना भूल गया, सॉरी। तो जो तालु से थोड़े से आगे वाला हिस्सा होता है, लगभग जीभ जहाँ ये वाला जो हिस्सा होता है, इसे कहते हैं मूर्धन्य दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा स्वर कौन से उच्चारण स्थान से निकलता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, ज़रूर देखें फ्रेंड्स। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये देखिएगा दोस्त। अब ये हमारे हैं स्वर, जो ये समान जाति के हैं, मैंने इन्हें एक अंडरलाइन से डिनोट किया है। ये देखिएगा, जैसे ए आ एक ही जाति के हैं, तो मैंने इन्हें इनके नीचे एक अंडरलाइन कर दिया है, जो भी एक जाति के हैं। और कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है ये अब मैं बताऊंगा आपको। तो देखें फ्रेंड्स, जो ए और आ बोला जाता है, अगर हम बोल के भी देखें तो अपने गले पे हाथ रखें, यानी कंठ पे हाथ रखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा कंपन होगा। हमारी जो स्वर तंत्री होती हैं, वोकल कोड्स होते हैं, वहाँ पर कंपन होगा। तो जहाँ से जिसका कंपन होता है वो वर्ण या स्वर वहीं से बोला जाता है, वहीं से उच्चरित होता है दोस्त। तो हम ए और आ को बोल के देखें, ए आ ए आ ए आ, तो हमारी जो कंठ है वहाँ पर कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि ए और आ जो हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्त, कंठ होता है। उसके बाद आते हैं हम ई और बड़ी ई पर। जब ई और बड़ी ई को बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान होता है हमारा तालव्य से, यानी तालु से। कंठ से थोड़ा सा ऊपर जाके ऊपर के साइड जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं तालु दोस्त। ठीक है, वहाँ से ई ई ई। इस बार कंठ में हमारे कंपन नहीं हो रहा है, देखें फ्रेंड्स, बोलकर देखेंगे एक बार, वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा और याद भी कर सकते हैं दोस्त। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, ज़रूर बनेगा। उच्चारण स्थान से क्वेश्चंस ज़रूर आता है, चाहे वो स्वर से आ जाए चाहे वो व्यंजन से आ जाए। फिलहाल हम स्वर की बात कर रहे हैं तो हम स्वरों को ही वर्गीकृत कर रहे हैं। यहाँ पर ई और बड़ी ई की बात करें तो वो बता दिया कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से दोस्त। उसके बाद आता है ऊ और बड़ा ऊ, ये कहाँ से बोले जाते हैं, इसे बोल के देखेंगे, ऊ ऊ ऊ ऊ। ये कहाँ से, ओष्ठ, हमारे होठों का सहारा इसमें हम ले रहे हैं, तो ये जो स्वर दोनों बोले जाते हैं ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओष्ठ। उसके बाद आता है री, तो ये री कहाँ से बोली जाती है, री। तो जो जीभ हमारी टकरा रही है वो मूर्धन्य से टकरा रही है दोस्त, तो ये इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धन्य। अब जो ये संयुक्त स्वर आ गए हैं, संयुक्त स्वर दोस्त, ये संयुक्त स्वर में मैंने बताया था ना आपको, ए आई ओ औ। तो संयुक्त स्वर जब ये संयुक्त होकर मिलकर बने हैं तो ये कहाँ से बने हैं, देखो दोस्त, मैंने बताया था आपको, रेड ले लेते हैं,
ए प्लस ई से मिलकर जो बनता है वो बनता है ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। जैसे हम मैथ में जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? कंठ तालव्य। दोनों को जोड़ के हो जाएगा कि नहीं होगा? कंठ तालव्य दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, जब ए का ये होगा तो ए का भी यही होगा। ठीक है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या समझ में आया? कंठ तालव्य। ऐसे ही ओ और औ की बात करते हैं तो इनका जो संयुक्त, ये भी संयुक्त स्वर में आते हैं। चार हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, ए ऐ ओ औ। तो जो ओ बनता है वो बनता है ए प्लस ऊ से, और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? होता है कंठ, और ऊ का हमारा उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। और दोनों को जोड़ देंगे तभी तो ये मिलकर बना है संयुक्त स्वर, तो कंठोष्ठ। तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दोस्त कंठोष्ठ। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आज बता देता हूँ। सर को लगभग कंप्लीट कराकर कल इसका एक मैं PDF दूंगा जिसमें लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे, उनके ऑप्शंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। यहाँ पर ये 3 टर्म आती हैं, इनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 है अनुनासिक वर्ण। ठीक है दोस्त, अनुनासिक वर्ण। अब अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो अनुनासिक वर्ण जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं जिनके उच्चारण में वायु या प्राणवायु नाक से तो कम निकलेगी और मुंह से ज़्यादा निकलेगी, तो वो होंगे हमारे अनुनासिक वर्ण। जैसे एक ये यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख रखा है गाँव। अगर हम गाँव को बोलेंगे तो नाक से तो हम कम हवा निकालेंगे, मुंह से हमारे ज़्यादा हवा निकलेगी। गाँव, गाँव, दांत। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से ज़्यादा हवा निकलती है और मुंह से कम निकलती है दोस्त। अंक, अंक देखो, अंक नाक से ज़्यादा निकल रही है, कहते नहीं कि ये नाक में बोल रहा है, इस टाइप से। तो ये यहाँ पर नाक से ज़्यादा हवा निकलती है दोस्त, मुंह से कम निकलती है। उसके बाद है निर्नुनासिक दोस्त, ये है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल मुंह से हवा निकलती है वो होते हैं दोस्त निर्नुनासिक वर्ण। अधिकतर व्यंजन इसमें आ जाते हैं और स्वर भी इसमें आते हैं दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूँ जितना भी मैंने अभी तक बताया है वो सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं किसी को समझ में आया है, कोई दिक्कत है, तो वो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, और मुझे कोई एडवाइस देना चाहे तो वो भी दे सकता है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और वहाँ पर भी रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा है कि जो समझ में नहीं आया तो उस पर मैं दोबारा वीडियो ही बना दूँगा, या आप मेरी वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं। और जो पहली क्लास थी वो मैंने कल ली थी, कुछ वहाँ से समझ में नहीं आया हो, ये जो आगे वाली क्लास ली है मैंने, आज वाली जो क्लास है ये यहाँ पढ़ें। अगर लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो मेरी पीछे वाली वीडियो देखें, उसमें भी लगे अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और किसी क्लास की अगर आपको नीड है तो वो मुझसे बोल सकते हैं कमेंट में। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर CTET, UP TET, STET के लिए किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो वो मुझे बता सकता है कमेंट के माध्यम से। किसी भी जॉब्स के लिए कोई इंक्वायरी, इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्त, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।